In the last lecture, we studied about the law of comparative advantage and how both nations can gain from trade even if nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities. Meaning, if a nation has absolute disadvantage, even then it should recognize the commodity of its comparative advantage and it should specialize in the production of that commodity and it should export that commodity. इसमें हमने यूएस और यूके की एग्जांपल देखी जिसमें यूएस 6 bushel ऑफ wheat per hour प्रोड्यूस कर सकता है और यूके ओनली 1 while US can produce only 4 yard of clothes per hour while UK can produce only 2. So UK has absolute disadvantage in the production of both commodities and USA has absolute advantage in the production of both commodities. तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट एडवांटेज को कंसीडर करें तो यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज को देखें तो यूके इज लेस एफिशिएंट मतलब 5 wheat less producing it is than the US in 1 hour लेकिन क्लॉथ को देखें तो इट इज ओनली प्रोड्यूसिंग 2 क्लॉथ मतलब हाफ लेस प्रोडक्टिव है लेकिन वीट की प्रोडक्शन में ये 6 और 1 की रेशियो है क्लॉथ में 4 और 2 की है तो यूके दोनों में लेस प्रोडक्टिव है लेकिन चूंकि वीट की प्रोडक्शन में ज़्यादा उसकी इनएफिशिएंसी है इसलिए क्लॉथ इसके कंपैरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी है यूके को क्लॉथ में की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करके प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए और यूएसए को वीट की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए और इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए इसके कुछ बेसिक और सिंपल assumptions थे और ये कि there is only exception to this law and that is the case of no comparative advantage and it is the situation which is very rare in the real life and it is when absolute disadvantage a country or a nation has is equal for the both community. When we studied the law of comparative advantage, we assumed some, well, there were some assumptions. These are the very simple assumptions जो शुरू में मैंने आपको बताए थे कि there are only two nations and two communities. कुछ और assumptions जो इसके थे that is free trade क्योंकि if trade is not free, there may be transportation or other cost, tariff, taxes which may add it to the cost and so for the simplicity we have assumed that there is free trade. Perfect mobility of labor within each nation but immobility between the two nations के जो लेबर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी भी नेशन में के अंदर मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी उसकी परफेक्ट मोबिलिटी है जहाँ पे उसको वेजेस अच्छी मिलेंगी वहाँ मूव कर सकता है बट बिटवीन द नेशन दोनों लेबर जो लेबर है वो मूव नहीं कर सकता ये हमारे अजम्पशन का पर्पज ये है कि जो प्रोडक्शन कास्ट या वेजेस का फर्क है वो मौजूद रहेगा तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज मौजूद रहेगा फोर्थ हमारा अजम्पशन है कांस्टेंट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने अज्यूम की इसका पर्पज ये है कि हम ये कहते हैं कि एक नेशन को अपने कंपैरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी में स्पेशलाइज करना चाहिए तो इसके लिए अगर जब स्पेशलाइजेशन करें तो एक कम्युनिटी की क्वांटिटी इंक्रीज करने से या प्रोडक्शन इंक्रीज करने से उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट या कास्ट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए दैट्स व्हाई अज्यूम कांस्टेंट कास्ट अदरवाइज उसका कंपैरेटिव एडवांटेज खत्म हो सकता है स्पेशलाइजेशन से सो वी अज्यूम दैट कांस्टेंट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन फिफ्थ नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सिक्स नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड सेवंथ इज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू अब हम आगे इनको मजीद डिटेल में देखेंगे तो जो 1 to 6 assumptions है इनको हम इजीली रिलैक्स कर सकते हैं और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन ये जो सेवंथ assumption है द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ये जब हमने पढ़ा है पीछे आपने एग्जांपल देखी है हाउ मेनी आवर्स कितने घंटे लेबर के लगते हैं क्लॉथ प्रोड्यूस करने में या वीट प्रोड्यूस करने में तो इसका मतलब ये है कि डेविड रिकार्डो ने अपनी इस लॉ की बेस लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे रखी जिसका मतलब ये है कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा है और वो लेबर है अंडर द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर गोइंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी जब इस assumption या according to the labor theory of value their labor is the only factor of production and the labor is homogeneous mean all types सारे labor बिल्कुल एक ही जैसे हैं और labor ही सिर्फ factor of production है since neither of these assumption is true इनमें से कोई भी assumption जो है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता सो अगर आप लेबर थ्योरी या वैल्यू को डिस्कार्ड करना चाहते हैं लेकिन लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को आप रखना चाहते हैं तो देयर शुड बी सम एक्सप्लेनेशन
So to explain this law of comparative advantage, we study the opportunity cost theory. कि हम लेबर थेरी या वैल्यू वाला assumption जो है इसको बिल्कुल खत्म करके फिर भी लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि हमें एक रीजनेबल और लॉ है जो अच्छी एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. It was explained by the Haberler in 1936. अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है कि पीछे आपने मे भी पढ़ी भी हो कि he based the theory of comparative advantage on the opportunity cost. And in this form, the law of comparative advantage is sometimes also called the law of comparative cost. According to opportunity cost theory, the cost of a commodity is the amount of second commodity that must be given up to release just enough resources to produce one additional unit of the first commodity. कि किसी भी कम्युनिटी की अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होती है कि उसका कोई भी नई अमाउंट या एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ती है. आप अपनी लाइफ में इसको इस तरह से देखें कि अगर आप 1 घंटा अपनी गेम को दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितनी अपनी पढ़ाई जो होती है, अगर उस दौरान में आप 2 ही काम करते छोड़नी पड़ती है, तो वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है आपकी उस गेम की. या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड में आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो उस एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटी कास्ट वो स्टडी है जो आपने उस टाइम पीरियड में नहीं की. इधर मैंने इसकी एक और डेफिनेशन लिखी है, आप सिंपलिसिटी के लिए इसको भी लिख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ अ कमोडिटी एक्स is amount of other commodity y which we have to give up to produce an extra unit of x. कि हमारे सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड है, हम कुछ क्वांटिटी एक्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी वाई की प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब एक्स की एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाई की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है. तो एक्स की एडिशनल एक यूनिट के लिए हमें वाई की जो क्वांटिटी कम करनी पड़ती है वो एक्स के उस यूनिट की अपॉर्चुनिटी कास्ट है. तो इसमें हम लेबर थ्योरी या वैल्यू अज्यूम नहीं करते, सिर्फ ये अज्यूम करते हैं कि हमें एक एडिशनल यूनिट के लिए कितनी क्वांटिटी दूसरी कम्युनिटी की कम करनी पड़ती है. इसके बाद consequently the nation with the lower opportunity cost in the production of a commodity has comparative advantage in their commodity. इसमें आप अगर कम्युनिटी वीट आप ले रहे हैं एक्स की जगह और वाई की जगह क्लॉथ ले रहे हैं, तो वीट का एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यूएसए को कितने क्लॉजेस छोड़ने पड़ते हैं और वीट का एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यूके को कितने क्लॉजेस जो हैं उनकी प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है. इससे हम गैस करेंगे कि उनके कंपैरेटिव एडवांटेज की कमोडिटी कौन सी है. जो हमारी पिछली एग्जांपल है, अगर हम उसी को लेके चलें तो वीट का एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट को 2/3 क्लॉथ छोड़ना पड़ता है. लेकिन अगर हम यूके को देखें तो फॉर देम वन वीट जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए 2 क्लॉजेज उस टाइम पीरियड में प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि वो उनको छोड़ने पड़ते हैं. तो हम देख रहे हैं कि यूके के लिए वीट की अपॉर्चुनिटी कास्ट ज़्यादा है, यूएस के लिए कम है. तो यूएस के लिए कंपेरेटिव एडवांटेज की कमोडिटी वीट है और यूके के लिए क्लॉजेज है. इसको मजीद हम ज़रा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में भी कि आपने पीछे पढ़ा भी हो, अपॉर्चुनिटी कास्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कर्व दैट शोज द अल्टरनेटिव combinations of the two commodities that a nation can produce by fully utilizing all its resources with the best available technology. इसमें हम एक सिंपल ये डाटा हमने लिया है. यूएस का डाटा आप देखिए, here its weights and it is cloth. When US producing 180 units of wheat, अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगा दे तो इसके क्लॉथ की प्रोडक्शन जीरो होगी. अगर ये वीट की प्रोडक्शन कुछ कम करे, ये नहीं कि क्लॉथ की 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहे, तो इसे वीट की 150 यूनिट्स फिर प्रोड्यूस करेगा. अगेन अगर ये क्लॉथ के 20 यूनिट मजीद बढ़ाना चाहे तो पीछे वीट की प्रोडक्शन इसके पास रह जाएगी 120. और इसी तरह इंक्रीज करते करते इफ इट इज प्रोड्यूसिंग 120 यार्ड ऑफ क्लॉथ, so it will produce 0 unit of wheat. Here it is for the UK. It is producing 60 wheat, so it is producing 0 cloth. ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है. अब ये अगर 20 क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहता है तो इसको वीट 60 से कम करके 50 करनी पड़ेगी. जो रेशो हमारे पिछले टेबल में थी, असल में हमने अपॉर्चुनिटी कास्ट के लिए वही ये रेशो जो सी है वो निकाली है. किस तरह से कि यहाँ पे अगर क्लास 0 से 20 पे लाया है तो आप इधर से देखेंगे 180 में से 150 निकाले 30 बनते हैं, तो आपके 30 वीट्स कम हुए. इसका मतलब है कि यूएसए के लिए यहाँ पे आप देखें कि 30 वीट इज इक्वल टू 20 क्लॉथ. इसी तरह
लेकिन अगर जो यूके है, अगर वो 0 से 20 क्लॉजेस पे लेके गए हैं अपनी क्लॉथ की प्रोडक्शन को, तो आप ये देखें कि वीट की प्रोडक्शन उन्हें सिर्फ 10 यूनिट कम करनी पड़ी है। तो उनकी रेशो 10 और 20 की है, या 1 वीट इज इक्वल टू 2 क्लॉजेस। इसको आप 10 वीट इज इक्वल टू 20 भी लिख सकते थे। फिर अब इसको रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 वीट विल बी इक्वल टू 2 क्लॉजेस। तो हम ये देख रहे हैं कि यूके के लिए 1 वीट 2 क्लॉजेस के बराबर है, जबकि यूएस के लिए 1 वीट 2/3 क्लॉजेस के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि यूएसए की अपॉर्चुनिटी कास्ट बीट की कम है इन टर्म्स ऑफ क्लॉजेस, जबकि यूके के लिए ज़्यादा है। तो इसलिए यूके की कंपैरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी क्लॉज है। इसको मज़ीद हम समझेंगे अगर हम इस ग्राफ को देखें। ये यूएस का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है अंडर कांस्टेंट कास्ट। इसलिए यूजुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपने देखा होगा कि कनकेव फ्रॉम ओरिजिन होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हम फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट अज्यूम कर रहे हैं। 0 यूनिट ऑफ वीट अगर यूएस प्रोड्यूस करे तो ये 120 यूनिट ऑफ क्लॉथेस प्रोड्यूस कर सकता है। ये 0 वीट 120 क्लॉथेस, लेकिन अगर ये क्लॉथ की प्रोडक्शन 0 कर दे तो 180 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकता है यूएस से। आप इस डॉट को इस पॉइंट से मिलाएं तो ये आपके पास यूएस का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जिसमें यूएस ए पॉइंट ए पे प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अपने लिए 60 क्लोजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वक्त ट्रेड नहीं हो रही, और 90 वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अगर यूके को देखें तो अगर ये 0 वीट प्रोड्यूस करे तो इट कैन प्रोड्यूस 120 क्लॉजेस, और अगर ये 0 क्लॉथ प्रोड्यूस करे तो इट कैन प्रोड्यूस 60 वीट। इस 60 को 120 आप इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है यूके का। And at this point A dash they are producing 40 cloth and 40 wheat for themselves. ये हम सिनारियो दिखा रहे हैं दोनों कंट्रीज का इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड बट अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगेन पॉइंट जो भी है इन सब पॉइंट्स पर जब हमने मैच किया तो हमारे पास अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि 1 वेट इज इक्वल टू 2 क्लॉजेज है फॉर द यूके के लिए, और दूसरी भी हमने देखी कि 1 वेट इज इक्वल टू 2/3 क्लॉजेज। तो हमने ड्रा किए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं उन पे द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो प्रोडक्शन पॉइंट्स आर पॉसिबल है लेकिन वो इनएफिशिएंट हैं। ऑन द अदर हैंड पॉइंट्स अबव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वी कैन नॉट अचीव दोज पॉइंट्स, और इसकी स्लोप जो डाउनवर्ड है और नेगेटिव है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ये क्या इंडिकेट करती है कि इफ द यूएस और द यूके वांट टू प्रोड्यूस मोर व्हीट दे मस्ट गिव अप सम ऑफ देयर क्लॉथ प्रोडक्शन। एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो स्टेट लाइन है इट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट। सो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट होती कब है? when we assume that resources are the factor of production are perfect substitute for each other and all units of the factor of production are homogeneous or of the same quality. Although costs are constant in each nation, they differ among nations, providing the basis for trade. Constant costs are not realistic, however, they are discussed only because they serve as a convenient introduction to more realistic case of increasing opportunity cost. कि रियल लाइफ में कांस्टेंट कास्ट नहीं होती, लेकिन हमने अज्यूम इसलिए किया है कि हम एक दफ़ा इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर सकें, उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट the increasing opportunity cost. The basis for and the gains from trade under constant cost. हमने अभी डाटा भी देखा और हमने अज्यूम किया कि इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड यूएस प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग एट पॉइंट ए एंड यूके is producing and consuming at point A dash 40 wheat or 40 clauses, and here it is 90 wheats and 60 clauses. Now हम ये assume करते हैं कि USA has decided that wheat is their commodity of their comparative advantage and they will produce only wheat, not any other commodity. Now when US decides that wheat is their commodity of comparative advantage, they will produce or and they will start trade with UK. They decide to produce only wheat and they produce 180 units of wheat and 0 unit of cloth. And when UK decide to produce only cloth, they produce 120 units of cloth and 0 units of wheat.
अब उनका प्रोडक्शन पॉइंट क्या है, यूएस का ये बी 180 वीट, और बी डैश है यूके का प्रोडक्शन पॉइंट। इसके बाद ये डिसाइड करके उन्होंने 120 क्लॉथ प्रोड्यूस किया और इन्होंने 180 वीट। अब दे एक्सचेंज विद ईच अदर 70 वीट फॉर 70 क्लॉथेस। मतलब 180 जो यूनिट प्रोड्यूस किए थे उसमें से यूएस अगर 70 वीट एक्सपोर्ट कर दे तो अपने कंजम्पशन के लिए दे हैव 110 वीट। और दूसरी तरफ क्लॉथ भी उनके पास 70 हैं जो कि उन्होंने इम्पोर्ट किए हैं यूके से। अब इस 70 पॉइंट को इस 110 से अगर आप ज्वाइन करें तो आपके पास ये पॉइंट ई आ रहा है। एंड यू कैन सी that now US is able to consume outside their production possibility frontier. These are the gains from trade and the gains from specialization. Now here UK is producing 120 units of clothes. They export 70 units and they keep 50 units for themselves. And they import 70 units of wheat. अगर आप इस 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट को यहाँ से इस 50 से कंबाइन करें तो आपका पॉइंट ई डैश आ जाता है। Before trade and specialization, UK was consuming at point A dash, but now it is consuming the more quantity of both commodities. पहले ये सिर्फ 40 क्लॉथेस कंज्यूम कर रहे थे, अब 50, एंड देन पहले सिर्फ 40 wheat थे, but now they are consuming 70 wheat. And same is for the USA. So it is the gains from trade and the gains from specialization. ये पॉसिबल कैसे हुआ? The increased consumption of both wheat and cloth in both nations was made possible by increased output that resulted as each nation specialized in the production of the commodity of its comparative advantage. अब ट्रेड से पहले क्या था कि यूएसए 90 वीट प्रोड्यूस कर रहा था और यूके 40 वीट, और टोटल वीट प्रोडक्शन 130 थी। विद स्पेशलाइजेशन ओनली यूएस प्रोड्यूसिंग वीट एंड विच इज़ 180 वीट। इसी तरह बिफोर ट्रेड US was producing 60 clothes and UK was producing 40 clothes, or total था 100, but with the specialization UK is producing 120. So in this it is this increase in output of 50 wheat and 20 clothes resulting from specialization in production that is shared by US and the UK, and these are the gains from trade. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड द यूएसए वो, मतलब अब ये समझते हैं कि प्रोडक्शन जो उनकी थी इसको ट्रेड वो नाम भी करते रहे, प्रोडक्शन इंक्रीज करते थे, इसलिए पॉसिबल नहीं था कि दोनों कंट्रीज दोनों कम्युनिटीज यूज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए वो ये नहीं कर सकता वीट के यूएसए के ओनली वीट प्रोड्यूस करें और क्लॉथ प्रोड्यूस ही ना करें अगर ट्रेड नहीं हो रही। ये सिर्फ ट्रेड के साथ पॉसिबल है कि आप प्रोड्यूस एक कम्युनिटी करें लेकिन आप कंज्यूम जो उनकी हैं वो दोनों कम्युनिटीज़ कर लें। Today we studied comparative advantage with the opportunity cost and production possibility frontier. Production possibility frontier is a curve which shows the alternative combination of two commodities that a nation can produce by fully utilizing all its resources with the best available technology. Constant opportunity cost कब होगी? जब आपके resources are perfect substitute हो and the units of factors of production are the homogeneous, उनमें कोई difference ना हो। In that case, आपको production possibility frontier straight line downward sloping from left to right होगा under constant opportunity cost. In the absence of trade, nation produce production possibility frontier is also its consumption frontier. ये पॉइंट बुक में मैं कहीं हाईलाइट नहीं कर पाई, लेकिन आप इसको यहाँ पे नोट कर लें कि अगर ट्रेड नहीं हो रही तो किसी भी नेशन का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वही उसका कंजम्पशन फ्रंटियर है, वो इसी पॉइंट पे प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहे हैं, इसके आउटसाइड वो कंज्यूम नहीं कर सकते। Increased output resulting from specialization and trade represent nation gain from trade, allowing nation to consume out production possibility frontier outside the, मतलब in the absence of trade and the specialization आप अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से आउटसाइड पे कंज्यूम नहीं कर सकते, बट आफ्टर ट्रेड जैसा कि हमने बुक से भी देखा आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से यू मे कंज्यूम आउटसाइड योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इट इज़ पॉसिबल फॉर द बोथ नेशन। Under constant cost condition, nation will completely specialize in their comparative advantage. And with complete specialization in both nations, the equilibrium relative commodity prices of each commodity lies between free trade relative commodity price in each nation.
Any question?